नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी CTET CDP की क्लास नंबर 14 है। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि और मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हावर्ड गार्टनर। ये क्लासेस CTET के लिए तो हैं ही, साथ ही UTET, UPTET और सभी स्टेट TET एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं और सभी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लासेस उपयोगी हैं। चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, क्लास नोट्स वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। इंटेलिजेंस इंटेलिजियर जो कि लैटिन वर्ड है उससे बना हुआ है। इंटेलिजेंस बना है आपके इंटेलिजियर से। ठीक है, इंटेलिजियर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सीखना। इंटेलिजेंस क्या है? एडेप्टेशन टुवर्ड इन्वायरमेंट है। एडेप्टेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन। अपने इन्वायरमेंट के प्रति अनुकूलन की क्षमता क्या है? अपने इन्वायरमेंट के प्रति अनुकूलन की क्षमता इंटेलिजेंस कहलाती है। एबिलिटी टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ अनुकूलन और इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट यानी कि समायोजन, जो समायोजन करने की क्षमता है वही क्या है? हमारी इंटेलिजेंस है। तो इन्वायरमेंट के प्रति अनुकूलन और इन्वायरमेंट के साथ समायोजन करने की क्षमता क्या है? इंटेलिजेंट है। एबिलिटी टू लर्न यानी कि सीखने की क्षमता। हमें जन्मजात क्षमता होती है सीखने की, ठीक है, तो वो भी इंटेलिजेंस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी, वो भी आपका इंटेलिजेंट का पार्ट है। रीजनिंग होती है, तार्किकता होती है जो आपके अंदर, वो भी इंटेलिजेंस का पार्ट है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन, ये भी इंटेलिजेंस के ही अंडर आता है। अमूर्त चिंतन से तात्पर्य उन चीज़ों से है, जैसे मूर्त चीज़ें होती हैं वो होती हैं जो कॉन्क्रीट होती हैं, जो आपके सामने होती हैं, जैसे कि ये लैपटॉप मेरे सामने है, आपकी पेन, आपकी कॉपी आपके सामने, ये सब चीज़ें क्या है? मूर्त हैं, कॉन्क्रीट हैं। पर अमूर्त चीज़ें वो हैं जो आपके सामने नहीं है, जिनको आप अपनी चिंतन, अपनी कल्पनाशीलता से बनाते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं अमूर्त। आगे हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस पे कब कब किसने क्या शोध रिसर्च की, क्या कब किसने क्या ढूंढा। तो सबसे पहले सर फ्रांसिस कॉल्टन, ठीक है, सर फ्रांसिस कॉल्टन जो थे इंटेलिजेंस पे काम करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनको हम फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहते हैं। इनकी एक बुक आई थी हेरेडिटरी जीनियस, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, तो ठीक है, उसमें उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बातें की। उसके बाद 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया, जो कि बनाया अल्फ्रेड विने ने। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, नोट रखना है, ठीक है। तो 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया, अल्फ्रेड विने ने बनाया, और इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं। आप कैसे किसी की बुद्धिलब्धता को मापोगे? उसके लिए सबसे पहले टेस्ट बनाया अल्फ्रेड विने ने। उसके बाद 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। किसने दिया? अल्फ्रेड विने ने ही दिया और उनके सहायक साइमन ने दिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये बिल्कुल नोट करके रखने हैं। 1908 तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 1912 में आया था, देखिए ये देखिए 1912 में कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, ये दिया था विलियम स्टर्न ने दिया था, ठीक है। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, जिसको कि हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि। इंटेलिजेंस कोशेंट
यानी कि बुद्धि लब्धि। ठीक है, फिर उसके बाद 1916 में फॉर्मूला दिया। देखिए अभी कॉन्सेप्ट दिया था, सिर्फ विलियम स्टर्न ने सिर्फ आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था 1912 में। जो उसका आईक्यू का फॉर्मूला होता है वो दिया था आपके लुईस टर्मन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो 1916 में लुईस टर्मन ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि। तो इन्होंने क्या बताया भाई कि आईक्यू क्या होता है। आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ याद रखना है। IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। अब हम देखते हैं कि MA क्या है, CA क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ IQ यानी कि इमोशनल कोशेंट यानी कि बुद्धि लब्धि। MA क्या है, इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100 यानी कि MA हो गया मेंटल एज। ठीक है, अपॉन CA हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज और इंटू 100, ये हो गया आपका आईक्यू का फॉर्मूला। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। IQ इज इक्वल टू MA यानी मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु। आपकी मानसिक आयु जो है उसको कैसे निकाला जाएगा भाई, उसको टेस्ट के द्वारा निकाला जाएगा इसको। ठीक है, आपकी वास्तविक आयु, तो आपकी जो एज है वो आपकी वास्तविक आयु होगी कि आप कितने साल के हैं। मेंटल एज कैसे निकाली जाएगी, ये जो टेस्ट जो बनाया था आपके अल्फ्रेड वीने ने, उनसे निकाली जाएगी मानसिक आयु आपकी, और इंटू कर दिया जाएगा 100। तो IQ का आप समझ चुके होंगे क्या होता है। मानसिक आयु आप कैसे निकालेंगे, हम जो हम टेस्ट करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट, उससे एक एज निकलेगी आपकी मानसिक आयु, उसको बोलते हैं। ये वास्तविक आयु है आपकी, जो आप जितने साल के, और इसको कर देंगे 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा आपका IQ। फॉर्मूला ऑफ IQ दिया था लुईस टर्मन ने। ठीक है, तो IQ हमने देख लिया। IQ इज इक्वल टू MA यानी कि मेंटल एज, ये निकलेगी आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट से। उसके बाद है CA क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, अब देखिए अगर MA बड़ा होगा, ठीक है, आपकी मेंटल एज बड़ी है आपकी वास्तविक आयु से, ठीक है, तो आपका IQ क्या हो जाएगा फिर, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, एक आप तेज बुद्धि वाले इंसान होंगे। देखिए अगर माना आपकी 10 साल ये वास्तविक आयु है, इसको हमने 100 से गुणा करना है ना, तो अगर आपकी 10 ही है तो ये तो 1 हो गया ना फिर। ठीक है, तो ये एवरेज हो गया। अगर आपकी 9 हो जाएगी, माना ये अगर यहाँ पे 9 होता तो ये तो कम है ना 10 से, तो फिर ये तो कम हो जाएगी आपकी, बिलो एवरेज चले जाओगे आप। अगर ये 12 हो जाएगी माना, तो ये तो अब एवरेज हो गई ना, तो ये आप तेज है मतलब। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको समझ रहे होंगे। तो ये हटा देते हैं, आगे मैं लिखता हूँ। ठीक है, अगर MA इक्वल है CA के, 3 ही कंडीशन बन सकती है, एक MA ज़्यादा हो, एक MA कम हो और एक MA बराबर हो। तो अगर MA और CA 10 साल आपकी एज है और 10 साल ही आपकी मेंटल एज है, तो क्या है भाई, एवरेज है। ठीक है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। अगर मेंटल एज आपकी वास्तविक आयु से ही कम हो गई तो बिलो एवरेज है, मतलब कम बुद्धि वाले इंसान। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, वैसे तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है ये। अच्छा, एक चीज आती है फ्लाइन इफेक्ट। ठीक है, फ्लाइन इफेक्ट क्या बताता है कि टाइम के साथ एवरेज IQ बढ़ती जा रही है दुनिया की। जैसा आप इस पीढ़ी के, ये आपकी पीढ़ी है, माना आप हैं सब जो 1998 95 96 2000 तक पैदा हो रखे। उसके बाद अगली पीढ़ी है जो 2000 के बाद की है। तो इन सारे लोगों का एवरेज IQ और इन सारे लोगों का एवरेज IQ ये वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम के साथ दुनिया का एवरेज IQ बढ़ता जा रहा है। ये फ्लाइन इफेक्ट हमें बताता है। ठीक है, तो अब जो नए बच्चे पैदा होंगे भाई, वो ज़्यादा अच्छे IQ के साथ पैदा होंगे, ये हमें फ्लाइन इफेक्ट बताता है। IQ टेबल देख लेते अब हम। ठीक है, तो
आईक्यू रेंज है, इसको आप देख लेना। 145 से प्लस जो बच्चे होते हैं वो हाई आईक्यू वाले होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, बहुत तेज कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। 130 से 144 के बीच जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडवांस होते हैं। इसको मैं ऐसे आप याद कर लीजिए कि 140 प्लस जो है वो क्या है, जीनियस है, ठीक है। फिर 120 से 129 सुपीरियर है ना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं 120 से 130, आपको भी सिंपल रहेगा। मैं जो इसमें मेन है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको वही नोट करना है। फिर 110 से 119 हाई एवरेज है, ठीक है। 90 से 109 एवरेज है, तो इसको हम लिख देते हैं 90 से, और 110 वाले जो हैं वो क्या है, नॉर्मल या एवरेज आईक्यू के हैं, ठीक है। उसके बाद 80 से 89 लो एवरेज है। उसके बाद 70 से 79 है जो है ये है डल है, डल। 70 से 80 आईक्यू वाले, ठीक है। फिर 50 से 60 इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, 50 से जो 70 होते हैं उनको हम मोरॉन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पिसाइल आ जाते हैं। फिर जो 20 से नीचे होंगे, 20 से नीचे जिनका आईक्यू है उनको हम इडियट बोल देते हैं, एकदम ही ज़्यादा मूर्ख होते हूँ। तो आपको ये वाले ये लिखने हैं बस, सिर्फ 1, 2, 3 और 4 आप इसको याद रखिए, इसी से ही आपका सारा हो जाएगा। इन चारों को आप याद रखिए, इनको ही नोट करिए, इस बड़ी तालिका को आप रहने दीजिए। तो 140 प्लस जो है वो जीनियस है, ठीक है। 120 130 के बीच है वो सुपीरियर है, ठीक है, अच्छे वाले आईक्यू वाले हैं। 90 से 110 के बीच जो लोग हैं वो नॉर्मल हैं, ज़्यादातर यही लोग हैं भाई। तो जो चौथा याद आपने याद रखना है वो है कि 70 से 80 के बीच डल है, यानी कि कम बुद्धि वाले लोग हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा और जानते हैं इस बारे में। इसमें देखिए कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, बौद्धिक अक्षमताएं भी इसे कह सकते हैं हम। तो जो 50 से 75 आईक्यू वाले बच्चे होते हैं ना, उनको हम सिखा सकते हैं भाई चीजें, एजुकेबल होते हैं, उनको शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। 25 से 50 आईक्यू वाले बच्चे ट्रेनेबल होते हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। और जो 0 से 25 आईक्यू वाले बच्चे होते हैं वो होते हैं कस्टोडियल, यानी कि वो खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे, वो उनको किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सहारे से ज़्यादा अच्छा वर्ड यहाँ पे होगा कि देखभाल, ठीक है, उन्हें ख्याल रखने वाला कोई होना चाहिए भाई, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, इनको भी आप देख लीजिए। 50 से 75 वाले जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उन्हें शिक्षा दी जा सकती है। 25 से 50 आईक्यू वाले बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको ट्रेन किया जा सकता है कि ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे बैठना है, ठीक है। और जो 0 से 25 वाले हैं उनको तो सहारे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा, कुछ फैक्ट और हम देख लेते हैं इसमें। जो 85 से 115 आईक्यू वाले लोग होते हैं, 68% लोग दुनिया के इसी आईक्यू लेवल के अंडर में आते हैं, इसी अंतराल के अंडर आते हैं, यानी कि इसी अंतराल 68% लोग इसी आईक्यू के ही हैं भाई, एवरेज अगर हम देखें तो। और जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है 96 पॉपुलेशन क्या है भाई, 70 से 130 के बीच के आईक्यू की ही है, इसी आईक्यू में आती है हमारी 96% पॉपुलेशन। जो बच गया 4% वो क्या है भाई, वो तो कुछ बहुत तेज हैं, 140 प्लस हैं, और कुछ क्या है भाई बिलो एवरेज है, यानी कि 70 से नीचे हैं। ज़्यादातर हमारी जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की इसी आईक्यू के बीच में आती है, मतलब 96% लोग दुनिया के क्या है भाई, एवरेज ही है। तो बचे 4-5% लोग, वही उनमें भी कोई क्या है, कोई तो मूर्ख है बिल्कुल ही, ठीक है, मतलब कि जिनका आईक्यू बिल्कुल 70 से नीचे है, 50 से नीचे है, और कुछ उसमें ऐसे जीनियस लोग हैं जिनका कि 140 से प्लस है। तो ये कुछ ही लोग हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ।
उसके बाद हम दूसरा टॉपिक भी इसी ही क्लास में कर लेंगे, जो कि है मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धिता या बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, ठीक है, मल्टी इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इन्होंने कहा भाई कि ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस जो है कि वो नॉट अ सिंगल इंटाइटी, यानी कि सिंगल यूनिट नहीं है, वन डायमेंशनल नहीं है कि कोई इंसान पढ़ने में अच्छा तो सिर्फ वही इंटेलिजेंस है। उन्होंने बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुत बहुआयामी है, ठीक है। कोई अगर संगीत में अच्छा है भाई, बहुत अच्छा, तो वो भी तो इंटेलिजेंट ही है। ऐसा थोड़ी कि उसको गणित नहीं आती है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इन्होंने अपनी 1983 में अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में ये सारी चीज़ें हमें बताई। तो इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी भाई। इसको आपको अच्छे से समझना है, इससे आपके बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो फर्स्ट टाइप है लिंग्विस्टिक, यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक से ही आप समझ रहे हैं कि भाषाई 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 बुद्धिमत्ता या भाषाई इंटेलिजेंस। स्किल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ लैंग्वेज। भाई जो लोग क्या करते हैं, भाषा के साथ जो लोग बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से भाषा बोलते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कवि जैसे लोग, तो वो सब आते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में, यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस उनकी अच्छी है, अच्छे स्पीचेस वो देते हैं, अच्छे भाषण वो देते हैं, ये सब भाषाई इंटेलिजेंस में आते हैं। दूसरे नंबर की है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि इस तरह के इंटेलिजेंस वाले लोग स्किल इन साइंटिफिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होंगे, बेहतर होंगे, अच्छी लॉजिक करेंगे, अच्छी रीजनिंग करेंगे और अच्छी इनकी मैथ्स होगी, ठीक है। तीसरे टाइप की इन्होंने बताई स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी कि स्थानिक बुद्धि इनकी क्या होगी, तेज होगी। स्किल इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कुत्ते बिल्ली गाय भैंस जाते हैं कहीं, ठीक है, तो उनमें भी ये बुद्धि होती है, उनमें भी ये इंटेलिजेंस होती है कि वो उसी रास्ते फिर भूलते नहीं, उस रास्ते को वो याद रखते हैं अपने माइंड में और उसी रास्ते से फिर वो घर वापस आ जाते हैं। उनमें भी स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। तो स्पेशल इंटेलिजेंस वाले लोग क्या क्या बेहतर बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं भाई, बिल्डिंगों के नक्शे बनाते हैं, स्कल्पचर बनते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर, आपको पता ही है आजकल कितना पैसा लेते हैं। तो ये सब हैं स्पेशल इंटेलिजेंस वाले लोग। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि नाम से ही पता है, संगीतीय बुद्धिमत्ता जिनमें होती है सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न। जो म्यूजिकल रिदम्स, वेव्स होती हैं, पैटर्न होती है, इन लोगों में उनके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है म्यूजिक के प्रति। म्यूजिक की जो रिदम्स हैं, पैटर्न हैं, वेव्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके प्रति ये लोग जागरूक होते हैं, इनकी अच्छी उनमें पकड़ होती है, ठीक है। पांचवा बताया हावर्ड गार्डनर ने बॉडी काइनेस्थेटिक। बॉडी काइनेस्थेटिक से मतलब है यूजिंग होल पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। अपनी बॉडी को जो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबली तरीके से, क्रिएटिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो सब आते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले लोग। तो ये क्या क्या, इसमें सिर्फ आप डांस ही मत समझिए कि डांस से अच्छा करेंगे, ये लोग स्पोर्ट्स पर्सन भी अच्छे होते हैं, ये लोग सर्जन भी अच्छे होते हैं, क्योंकि इनकी फाइन मोटर स्किल पे अच्छी पकड़ होती है, ठीक है। ये वाला आर इसमें नहीं होगा। और ये लोग एक्टर भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि अब इनकी अपनी भाव भंगिमाओं पे भी अच्छी पकड़ होती है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, आप आसानी से इन चीज़ों को समझ ही रहे होंगे। छठवां आता है ये वाला, ये छठवां और सातवां, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। इसको मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें और ज़्यादा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि अंतःव्यक्तिक बुद्धि और अंतःव्यक्तिक बुद्धि। तो आप इसको इंग्लिश में रखिए, इंग्लिश में ज़्यादा आसान है याद करना, ठीक है। तो ये हो गया इंटरपर्सनल। जैसे आपने देखा होगा ना कि इंटर और नेशनल होता है, तो इंटरनेशनल का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा देश के बीच या दो देशों के बीच जो कनेक्शन है। तो इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, खुद का नहीं, दो लोगों के बीच। तो इंटरपर्सनल, इंटरनेशनल, जैसे इससे इंटरनेशनल से याद रखिए आप, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल मतलब है कि दूसरे देश, दो देशों के बीच आपस में संबंध। तो वैसे इंटरपर्सनल है कि दो लोगों के बीच, ठीक है,
या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जो क्या है कनेक्शंस हैं उसको कहते हैं इंटरपर्सनल। वहीं जो एक होता है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब खुद का। तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेशनल से आपने याद रखना है कि इंटरपर्सनल जो है जहाँ पे इंटर आ रहा है उसका मतलब दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात हो रही है। सेंसिटिविटी टू सब्टल एस्पेक्ट ऑफ अदर बिहेवियर। सब्टल का मतलब होता है सूक्ष्म कह सकते हैं आप, या नाजुक कह सकते हैं, नाजुक। तो सेंसिटिव इन जो इंटरपर्सनल वाले व्यक्तित्व वाले बुद्धिमत्ता वाले लोग होते हैं इनके अंदर सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड दूसरों के बिहेवियर को अच्छे से समझ लेते हैं। इस तरह के लोग साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, काउंसलर बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, सोशल वर्कर बनेंगे, क्योंकि ये दूसरों की भावनाओं पे अच्छी तरह से पकड़ बना पा रहे हैं, दूसरों की भावना को समझने में। जैसे ये लोग दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग को, इमोशंस को समझते हैं। अब आ गया इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब खुद वो व्यक्ति खुद को समझ पा रहा है। सेल्फ लिखा है मैंने यहाँ पे। इंटरपर्सनल, इंटरनेशनल से आप याद रखना कि एक से ज़्यादा लोग, जैसे इंटरनेशनल में एक ही देश की नहीं है, एक देश से दूसरे देश की फ्लाइटें जा रही हैं, कनेक्शन है दो देशों के बीच आपस में, या दो से ज़्यादा लोगों का, दो से ज़्यादा देशों का। तो इंटरपर्सनल एक से ज़्यादा, इंट्रापर्सनल मतलब खुद की बात हो रही है अब, ठीक है। इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इंट्रापर्सनल अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, किसी व्यक्ति की उसकी खुद की फीलिंग के लिए जागरूकता। मोटिव्स एंड डिज़ायर, कैसे मैं सोच रहा हूँ, क्यों मेरी इच्छाएं ऐसे आ रही हैं, ये सब चीज़ें जिसके अंदर हैं वो होता है इंट्रापर्सनल। इस तरह के लोग फिलोसफर अच्छे बनते हैं, स्पिरिचुअल लीडर अच्छे बनते हैं, ठीक है। अब लास्ट है नेचुरलिस्टिक। नाम से ही पता है प्राकृतिक, जिनकी प्राकृतिक बुद्धि है, ठीक है। सेंसिटिविटी टुवर्ड नेचर, नेचर के प्रति जिनकी क्या है सेंसिटिविटी अच्छी है। तो इस तरह के लोग क्या बनते हैं, अच्छे हंटर बनते हैं। हंटर मतलब शिकारी, क्योंकि इन्हें क्या है, इन्हें नेचर की समझ है, जंगल की अच्छी अच्छी इनको समझ रहती है, पक्षियों की आवाज़ सुनकर ये बता देते हैं कि अब कौन सा जानवर आने वाला है। ये लोग अच्छे फार्मर बनते हैं क्योंकि इन्हें प्रकृति से जुड़ाव है, प्रकृति को समझते हैं। ये लोग अच्छे बर्ड वाचर आते हैं शौकिया तौर पर, ठीक है। तो हावर्ड गार्डनर ने बताया भाई कि बुद्धि एक आयामी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में अच्छा है, जो मैथ्स में अच्छा है, वही सिर्फ इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस के बहुत इन्होंने 8 एस्पेक्ट बताए। 8 तरह की इंटेलिजेंस हो सकती है। कोई इंसान मैथ्स में अच्छा हो सकता है, कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है। तो ये नॉर्मल था। तो आज की क्लास के लिए हमने ये सब पढ़ा। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। हमने देखा इंटेलिजेंस बुद्धि। इंटेलिजियर शब्द जो कि लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब है सीखना, उससे बना है इंटेलिजेंस। अडेप्टेशन टूवर्ड इन्वायरमेंट और एबिलिटी टू एडजस्ट विद इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के साथ अनुकूलन और समायोजन करने की क्षमता इंटेलिजेंस है। अगर आप अपने इन्वायरमेंट के साथ अनुकूलन ही नहीं कर पा रहे, समायोजन ही नहीं कर पा रहे, तो काय के इंटेलिजेंट आप फिर, ठीक है। एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन, ये सब आता है इंटेलिजेंस में। सबसे पहले सर फ्रांसिस गॉल्टन ने इंटेलिजेंस पे काम किया था। फादर ऑफ यूजेनिक्स भी इनको कहते हैं। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी हेरेडिटरी जीनियस। फिर उसके बाद 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड विने ने बनाया था। इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड विने ने ही और उनके सहायक साइमन ने, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1912 में कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया था विलियम स्टन ने। इन्होंने आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि। और फिर उसके बाद जाके 1916 में फॉर्मूला ऑफ आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट का फॉर्मूला दिया था लुईस टर्मन ने। याद बिल्कुल रखिए आप इसको। आईक्यू होता है MA/C/100, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा के 100। मानसिक आयु कैसे निकाली जाती है, इंटेलिजेंस टेस्ट से निकाली जाती है। वास्तविक आयु आपकी क्या है, जो आपकी एज है। IQ इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ इक्वल टू MA/C/100। MA अगर बड़ा है तो आप एवरेज से ऊपर है, आप तेज बुद्धि वाले हैं। MA और आपकी क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज बराबर हैं तो एवरेज बुद्धि वाले हैं। और अगर आपकी मानसिक आयु आपकी वास्तविक आयु से कम होगी तो कम बुद्धिमत्ता वाले लोग। फ्लाइन इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि टाइम के साथ दुनिया की एवरेज IQ बढ़ती जा रही है।
यानी कि जो पीढ़ी आप हैं, जो आपके बाद की पीढ़ी आएगी और जो उसके बाद की पीढ़ी आएगी, उनका एवरेज IQ बढ़ता जा रहा है। ये IQ टेबल है, इसमें से आपने चार्ट को याद रखना है बस। 140 से प्लस वाले जीनियस, 120 से 130 वाले सुपीरियर, 90 से 110 वाले नॉर्मल लोग, एवरेज लोग, उससे 70 से नीचे वाले लोग मंदबुद्धि। लाइन इफेक्ट हो चुका है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं कि 50 से 75 वाले जो बच्चे हैं उनको आप शिक्षा दे सकते हैं, 25 से 50 को शिक्षा नहीं ट्रेनिंग दे सकते हैं, कैसे खाना पीना बैठना सिखाना, ये सब चीज़ हम खुद सिखा सकते हैं। 0 से 25 IQ वालों को कस्टोडियल यानी कि किसी के सहारे की ज़रूरत होगी, किसी की देखभाल की ज़रूरत होगी, ठीक है। 96% लोग दुनिया के 70 से 130 IQ वर्ग के बीच में ही आते हैं, ठीक है। और 85 से 115 IQ वाले लोग 68% होते हैं। ये स्टैटिकल डेटा है, इसको आप ध्यान रखिए, इस वाले को ध्यान रखिए, इसको आप छोड़िए। फिर हार्वर्ड गार्डनर ने बताया भाई कि इंटेलिजेंस क्या है, नॉट सिंगल यूनिटी, मल्टी डायमेंशनल है। और 1983 में इनकी बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दी है। पहले दी लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई बुद्धिमत्ता, जो भाषा में अच्छे लोग होते हैं, जिनकी भाषा पकड़ होते हैं। कभी आगे दी लोग ऐसे होते हैं, अच्छे से भाषा को यूज करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से उनका शब्दों का पिरो कर कुछ उपन्यास वगैरह बनाते हैं। फिर दूसरे टाइप की लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इन्होंने बताई, जिसमें कि साइंटिफिक थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होती है। उसके बाद तीसरी बताई इन्होंने स्पेशियल यानी कि स्थानिक बुद्धि जिनमें अच्छी होती है, जो कि विजुअल इमेज को इमेजिनेशन अच्छी करते हैं, पैटर्न को अच्छे बनाते हैं। इसमें आर्किटेक्ट आते हैं, स्कल्पचर आते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर आते हैं। फिर चौथी टाइप की म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतीय बुद्धि, जो कि म्यूजिकल रिदम को, पैटर्न को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से समझते हैं। उसके बाद पांचवा है बॉडी काइनेस्थेटिक, यूजिंग होल, अपनी बॉडी को जो अच्छे से कंट्रोल होता है, अपनी भाव, जिनका अपनी भाव भंगिमाओं पे अच्छा से कंट्रोल होता है। इस तरह के लोग क्या होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं, डॉक्टर सर्जन बनते हैं, डांसर बनते हैं, एक्टर बनते हैं। इंटरपर्सनल है, इंटरनेशनल से आपने याद रखना है, एक से ज़्यादा देशों की बात हो रही है, वैसे ही इंटरपर्सनल एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, दूसरे की भावनाओं को जो लोग अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर आते हैं। इंट्रापर्सनल खुद की बात हो रही है, जो अपने आप को अच्छे से समझ पाए, बस आपने इतना ध्यान रखना है। इसमें फिलोसफर अच्छे आते हैं, इसमें इस तरह के लोग अच्छे फिलोसफर बनते हैं, अच्छे स्पिरिचुअल लीडर बनते हैं। नेचुरलिस्टिक प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, ये लोग हंटर, फार्मर और बर्ड वॉचर बनते हैं, जिनका क्या होता है, नेचर के प्रति सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में जल्दी हम आपको मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।